बच्चों, अब हम अननमस के 15 के बाद भी जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। सिरोही जिले में स्थित वन्य अभ्यारण्य द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट इज, तो कौन सा यहाँ पर अभ्यारण्य है? तो सिरोही जिले में जो है वो अभ्यारण्य होगा हमारा माउंट आबू अभ्यारण्य। ध्यान रखें, यहाँ पर जो ये सिरोही जिले में है वो हरे गर्दन वाले तोते के लिए प्रसिद्ध हैं, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न की ओर। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर हमारी जो कंसेप्ट में है वो क्लास 8 के अनुसार एक रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल है। तो इसके आधार पे 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखें, ऋतुओं के आधार पर फसल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 हैं और एक जो 3 एक जायद की भी होती है, लेकिन यहाँ हमारे कोर्स के हिसाब से आपको आंसर 2 करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कि सोने की शुद्धता की मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना है कि ये जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, केल्विन टेम्परेचर का होता है, न्यूटन बल का होता है। तो यहाँ पे शुद्ध है कैरेट यानी सोना। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने ये प्रश्न हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नायलॉन क्या है? नायलॉन बनता है, नायलॉन इज मेड फ्रॉम। तो ये ध्यान रखें, नायलॉन बनेगा प्यारे बच्चों एडीपी कम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से। नायलॉन होता क्या है? नायलॉन एक बहुलक होता है। वो छोटी छोटी इकाइयों से, जब छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, एकलक इकाइयाँ, तो बहुत बड़े अणु का निर्माण होता है। इस बड़े अणु को बहुलक कहते हैं। व्हेन द ए lot of units are connect to each other to form a polymer, यानी पॉलीमर का निर्माण करते हैं। चलिए हम समझते हैं एडीपी कम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? नायलॉन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह नहीं देखना है कि अभी इसका सूत्र क्या है। चलिए हम इसको एक बार आपके नॉलेज के लिए बता दें। यहाँ पे यह तो सूत्र होता है एडीपी कम्ल का प्यारे बच्चों, यह सूत्र है एडीपी कम्ल का। और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का मतलब होता है NH2 CH2 6 और NH2। यहाँ पे ये 2 इकाइयाँ मिलके नायलॉन 66 बनाती है। क्या बनाती है? नायलॉन 66। और यह भी आ सकता है प्रश्न, नायलॉन 66 का उपयोग किस में होता है? नायलॉन के रेशे इतने मजबूत होते हैं, प्रत्यास्थ और यानी मजबूत होते हैं। और ये क्या होते हैं? यानी जो रेशे होते हैं वो, पहली बात तो है नायलॉन के रेशे बहुत ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों? मजबूत होते हैं। और इस्पात, एक पतला सा रेशा है वो इस्पात से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इनका उपयोग पैराशूट में जो लोग उड़ते हैं उसमें किया जाता है। आपने अक्सर पैराशूट में उड़ते हुए देखा होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार के ये रेशे होते हैं। फिर चट्टानों पर चढ़ने के लिए इन रेशों का इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन का। तो चलिए यह आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? व्हाट काइंड ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो सूत्र है NH3 वो अमोनिया का है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड, ध्यान रखें यह अमोनियम क्लोराइड में उध्रुवपातन का गुण पाया जाता है। कि कौन सा गुण पाया जाता है? उध्रुवपातन का। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंदर सब्लिमेशन गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का मतलब उध्रुवपातन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे ये सीधा गैस में बदल जाता है और गैस को ठंडा करने पर वापस ठोस में बदल जाता है। तो इसी घटना को उध्रुवपातन कहते हैं। यानी ठोस हमेशा होता क्या है प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा बर्फ है, इसको आप गर्म करोगे पहले पानी बनेगा, पानी को गर्म करोगे फिर क्या बनेगी? जलवाष्प बनती है। ये क्रम होता है। कोई ठोस पदार्थ पहले पिघलता है तो द्रव्य बनाता है, द्रव्य बाद में क्या होता है? जलवाष्प यानी गैस में बदलता है। लेकिन यहाँ पर उध्रुवपातन में होता क्या है? उध्रुवपातन में प्यारे बच्चों ठोस पदार्थ सीधा ही गैस अवस्था में बदलता है और गैस को ठंडा करने पर वापस ये ठोस में बदल जाता है। तो इस घटना को उध्रुवपातन कहते हैं। उध्रुवपातन का गुण अमोनियम क्लोराइड में होता है, कपूर में होता है और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं उसमें होता है। इन तीनों में से इस बार प्रश्न आने की संभावना है, निम्न में से किस में उध्रुवपातन का
गुण होता है। चलिए यहाँ देखते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें, जब ए और बी आपस में मिलकर सी बनाता है, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ वही है, ये ए है अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बी है, और ये अमोनियम क्लोराइड बना सी। तो इसका मतलब यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना, दाब का बढ़ना, दाब का घटना। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वार्म का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। तो यहाँ पे ये दाब से तो कोई संबंध है नहीं, दो ऑप्शन कट गए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है CO2 की उपस्थिति में पृथ्वी का तापमान बढ़ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वायुमंडल में CO2 कितनी होती है? 0.03%। ये CO2 क्या करती है प्यारे बच्चों? ये पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ा देती है। इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ आपने ये फैक्ट समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है, ऑक्सीजन है वो 21% होती है, CO2 है वो 0.03% होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग में ताप बढ़ता कैसे है? यह मान लीजिए CO2 हमारे वायुमंडल में एक परत बना लेती है, कंबल बना लेती है, और यहाँ से क्या करती है? सूर्य की किरणों को आने तो देती है, यानी UV किरणें इसमें आ तो जाएगी, सूर्य के प्रकाश की किरणें, लेकिन वापस जैसे ही अंतरिक्ष में जाना चाहती है, इसको ये वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है। तो यानी तापमान का बढ़ना। अब होता क्या है? यहाँ पे मान लीजिए प्यारे बच्चों बर्फ़ है, जब ताप बढ़ेगी तो ये बर्फ़ पिघलेगी, पानी बनेगा, जिससे बहेगा तो बाहर आएगी। पहली बात है, ग्लोबल वार्मिंग से हिम क्षेत्र की बर्फ़ पिघलने लगती है, जिससे बाहर आने की संभावना है। तो समुद्र के आसपास वाले इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं इसका ताज़ा उदाहरण मालदीव है, जो द्वीपीय देश हैं, वो धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पे है? जो बम्बई और तटवर्ती इलाके हैं उनमें है। नेक्स्ट चलते हैं। काया की जनन पाया जाता है, यानी कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन आलू में, नीम में, गेहूं में और पी में। पहले तो हम समझते हैं काया की जनन। प्यारे बच्चों काया की जनन यानी यह जनन होता है, हम कह सकते हैं पादप में। किस में होता है? पादप में। जब पादप के किसी काया से, काया का मतलब यानी अंग से, कोई नए पादप का निर्माण होता है तो उसे काया की जनन कहते हैं। और यह अंग कौन से होते हैं? पत्ती से इसका निर्माण हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं तने से इसका निर्माण हो सकता है, या शाखा से इसका निर्माण होता है। जब पादप के तने, पत्ती या शाखा से कोई नया पादप बनता है तो उसे काया की जनन कहते हैं। अर्थात बीज से पादप नहीं बनेगा, बीज से जब पादप बनता है तो वो कहलाता है लैंगिक जनन। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या होगा? पादप के किसी अंग से, पत्ती, तना, शाखा से जब कोई नया पादप जन्म लेता है यानी बनता है तो उसे काया की जनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपके घर में जो आलू होते हैं, टोमेटो यानी हम कहें पोटैटो होते हैं, उसमें आप देखते हैं जब पड़े रहते हैं तो उसमें नए पौधे उग जाते हैं, और उगने वाली जगह को कहते हैं आँख। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। इसको यदि भूमि में लगा दिया जाए तो नया पौधा बन जाता है। तो यह कायिक जनन पाया जाता है आलूओं में। किसमें? आलू में। आलू होता है वो चालू, इसलिए तो ये देखिए पूरे साल मिलता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, किसके कारण से होता है? चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपके पास में साइनोहाइड्रिन, नाइट्रोसाइनिन, फिर हमारे पास में जो ऑप्शन है वह हीमोग्लोबिन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझना है हमें, मानव का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, संकेत Hb है। और यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। ये RBC जो प्यारे बच्चों होती है गोल होती है, डिस्कनुमा और द्विअवतल होती है। इस प्रकार से क्या होती है? RBC होती है, गोल डिस्कनुमा होती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
और यह श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है? श्वसन वर्णक होता है, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसे कहते हैं। इसी के कारण हमारा रंग है वो लाल होता है। तो आप समझ गए, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, यानी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उसमें पाया जाता है, और ये श्वसन वर्णक है। कृमि के उपचार में प्रयुक्त टेबलेट हैं, तो यह तो आपको प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट विद्यालय में निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। सरकार को इसके लिए धन्यवाद। द टेबलेट यूज्ड फॉर द कर्व ऑफ वर्म इज, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम कभी मीठा खाना खाते हैं या कुछ भी खा लेते हैं तो पेट में हमारे कीड़े होते हैं, वो आंत के अंदर चिपक जाते हैं इस प्रकार से। तो उसके लिए उन कीड़ों को अलग करने के लिए क्या होता है, जिससे हमारा जो चिपकने से पाचन क्रिया सही नहीं होती, तो वो होती है एल्बेंडाजोल टेबलेट। आपने एल्बेंडाजोल टेबलेट देखी होगी प्यारे बच्चों। इसी प्रकार एक शीशी भी आती है एल्बेंडाजोल की, जिसमें 10 ml एल्बेंडाजोल होते हैं। तो यहाँ चलिए आंसर है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट है हमारे पास कार्य का मात्रक है। तो चलिए एक बार हम समझते हैं। न्यूटन बल का मात्रक है किलोग्राम है, वो भार का मात्रक है वोट है, विद्युत शक्ति का है, और कार्य का मात्रक होगा जूल। नेक्स्ट है सुनने योग्य श्रव्य तरंगे हैं। ये ध्वनि तरंगों के बारे में बात हो रही है। द ऑडिएबल साउंड इज, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवर्ती प्राश की तरंगें होती हैं उन्हें हम सुन सकते हैं। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए इस मैटर में हम पूरा ही पार्ट आपके 1 मिनट में कवर करा देते हैं। सबसे पहले है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना, ध्वनि तरंग जब भी संचरित होती है तो इसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। इसलिए अंतरिक्ष में यदि अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं काइक रह रहे तू कट है, तो इनको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ध्वनि संचरण के लिए ध्वनि तरंगे हैं जो यदि मूव करती है तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं मीडियम आर रिक्वायर्ड फॉर द व्हेन द ऑडियंस साउंड्स आर फ्लोज। तो यहाँ मूव करती है तो माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर होती है ध्वनि तरंगे हैं प्यारे बच्चों, वो अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती है, यह भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जो प्यारे बच्चों ध्वनि जो तरंगे होती है उसको जो ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता है वो मापी जाती है डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि तरंगों की जो है तीव्रता वो किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। एक प्रश्न आता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब हम समझते हैं जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई लाइन है और ये तरंग गुजर रही है, तो हम कहेंगे इस बिंदु से एक निश्चित समय में कितनी तरंग गुजरती है वो तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है। हम कहेंगे किसी निश्चित बिंदु से निश्चित समय में गुजरने वाले तरंगों की संख्या उस तरंग की आवर्ती कहलाती है, जिसे म्यू कहते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। अब यहाँ पर आपने यह समझ लिया। एक हम कह सकते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी वस्तु से एक पूरा तरंग गुजरने में लगा हुआ समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी एक जो पूरी तरंग गुजरेगी उसमें कितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल है। चलिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति, ये वर्त बना हुआ है, इस वर्त के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो उसका आवर्तकाल है। और एक निश्चित समय में जैसे 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा सकता है, वो चक्रों की संख्या क्या है? आवर्ती है। तो अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, एक पिंड इतना है, एक पिंड इतना बड़ा घेरा है, तो बताइए यहाँ से ये व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है, किसके चारों तरफ चक्कर जल्दी लगाएगा? इसके, और इसके चक्कर लगाने में समय लेगा। तो हम कहेंगे जैसे जैसे किसी वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है आवर्तकाल का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। चलिए ये कंसेप्ट एग्जामिनर कहाँ अपनाएगा? आपको कहेगा ये सूर्य है, यह बुध ग्रह है, मरक्यूरी है, और यहाँ पे ये शनि ग्रह है। बताइए किसका आवर्तकाल ज़्यादा है? तो ये बुध ग्रह नज़दीक है सूर्य के, ये काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब जो ग्रह सूर्य से जैसे जैसे दूरी पे बढ़ते जाते हैं उनका आवर्तकाल उतना ही ज़्यादा होता जाता है। और हम यहाँ कह सकते हैं म्यू आवर्ती समानुपाती 1/T।
जिनका आवर्तकाल ज़्यादा होगा उनकी आवर्ती कम होगी। कैसे? देखिए, एक ये है, एक ये है। यदि किसी पिंड को कहा जाता है किसी वस्तु को इसके चारों तरफ आपको चक्कर लगानी है, इसको कहा जाए इसके चारों तरफ चक्कर लगानी है, तो बताइए प्यारे बच्चों, 2 मिनट में या हम कहें 5 मिनट में सबसे ज़्यादा चक्कर कौन लगाएगा? ये, और ये सबसे कम चक्कर लगाएगा क्योंकि इसका आवर्तकाल ज़्यादा है। तो जो ग्रह सूर्य के नज़दीक है उसकी आवर्ती ज़्यादा होती है और आवर्तकाल क्या होता है? कम होता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नींबू का रस है प्यारे बच्चों, नींबू का रस होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ध्यान रखें, अम्ल, क्षार, लवण व धातु ये विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी अम्ल, जल और क्षार, अम्ल, लवण और क्षार ये विद्युत के सुचालक होते हैं मुक्त आयनों के कारण। मुक्त आयनों के कारण कोई भी विलयन है उसमें आयन एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे तो यह चालकता दर्शाते हैं। धातुओं में विद्युत के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, धातुओं में चालकता का गुण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि किसी विलयन में आयनों की गति के कारण चालकता आती है। और ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की यानी धातु सभी विद्युत की सुचालक होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? तो हम कहेंगे लेड यानी Pb व मरकरी यानी Hg, ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक। अब एक बात ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अधातु, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, यानी हम कहीं इंसुलेटर होती है, कुचालक होती है। लेकिन एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, यह भी ध्यान रखें। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है। देखिए पलायन वेग है क्या, उसको समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंका, ये पत्थर क्या करेगा? वापस नीचे आके गिरेगा। तो हम कहते हैं क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी भी इस पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है अर्थात पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जिसके कारण यह पत्थर नीचे आ जाता है। लेकिन यदि हम किसी वस्तु को इतने वेग से फेंके कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ही नहीं पड़े तो वो वस्तु क्या करेगी? नीचे नहीं आएगी, वहीं पृथ्वी वायुमंडल में ऊपर की तरफ क्या करेगी? गति करने लग जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह काम मशीन के द्वारा होता है, जो हम उपग्रह या मिसाइल जानते हैं वो होता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान होता है प्यारे बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो ये वस्तु है वो अंतरिक्ष में ही भ्रमण करने लग जाती है। तो चलिए आपके ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? यानी इन विच द ईयर द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हेड स्टार्टेड इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों ये आपको और भी बता दिया जाएगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से हम कह सकते हैं 1927 में रेडियो के प्रसारण की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और यह थोड़ा गूगल पे देख के देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1927 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के नेत्र का भाग नहीं है। तो ध्यान रखें, रेटिना होता है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पुतली होती है जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कॉर्निया होता है। लेकिन डूडोनियम प्यारे बच्चों पाचन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? पाचन तंत्र का। तो ये नेत्र का भाग नहीं है। कीप के आकार के बादल होते हैं। द फनल शेप्ड क्लाउड आर, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, टोर्नेडो। क्या होते हैं? टोर्नेडो होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तारों का टिमटिमाता है। तारे टिमटिमाते हैं प्यारे बच्चों अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन है क्या? मान लीजिए ये जल है और ये क्या है? वायु। ये प्रकाश की किरण जाती है इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम कहेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों यहाँ कह सकते हैं अपवर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित होने का कारण है यहाँ पर यानी प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखें, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम।
यानी क्यों होता है? क्योंकि यह वायुमंडल होती नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेग होगा वो निर्वात में होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन के कारण, और परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये भी ध्यान रखें। यानी विसरित परावर्तन वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? विसरित परावर्तन, परावर्तन। इसी परावर्तन के कारण क्या होता है? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए 33वां प्रश्न हल करते हैं। निम्न में से विषैली गैस है। तो प्यारे बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये क्या करती है? एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, लेकिन यह विषैली प्रवृत्ति की नहीं होती, कम मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा विषैली है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये डायरेक्ट आप याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो यहाँ पे अब विज्ञान का जो लास्ट प्रश्न है उसकी देखते हैं बारे में क्या है। यहाँ पे घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वाहनों में उपयोग होने वाली गैस है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी एलपीजी को तो कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अब बकरवाल जनजाति का संबंध किससे है? ये बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो इसका मतलब हिमालय इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की भू सतह से ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। और यदि हम कहें पृथ्वी के ध्रुव से 8 किलोमीटर, और पृथ्वी की विषुवतीय रेखा से, यानी हम कह सकते हैं विषुवतीय रेखा से इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। तो ध्यान रखें, भू सतह से की ऊंचाई 13, और विषुवतीय रेखा से इसकी ऊंचाई 18, और ध्रुव पर इसकी 8 होती है। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? 13 किलोमीटर। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है। ये हमारे सामाजिक के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने आज न्यू कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या संशोधन करना है।